नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम सीरीज चालू किए थे जिसमें हमने स्टोन एज पढ़ा दिया, वैदिक काल पढ़ा दिया आपको। अब आज अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। कैसे भारत में ऐतिहासिक काल की मगध से कैसे सत्ता का शुरुआत होती है, मगध कैसे सत्ता का केंद्र बनता है, कैसे बड़े बड़े भारत में राज्यों की उत्पत्ति होती है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि राइज ऑफ मगध और 16 महाजनपद क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा 16 महाजनपद। 16 बड़े राज्य कैसे बने, क्या थे ये, और कैसे मगध का ही उत्कर्ष हुआ, अन्य राज्यों का आगे नहीं बढ़े और हम मगध से ही भारत का इतिहास को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें, अगर कल हमने आपको बताया था, अगर पिछली क्लास में याद होगा थोड़ा सा, कि लेटर वैदिक एज में राजा क्या हो गया, भूमि का मालिक हो गया। राजा क्या करने लगा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, और छोटे छोटे वो थे राज्य थे, वो बड़े बड़े राज्य के रूप में मिलना चालू हो गए। जब छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्य के रूप में मिलना चालू हो गए तो कुरु पांचाल जैसे बड़े बड़े राज्य बनने लगे, और 600 BC तक आते आते भारत में 16 महाजनपद बने। सोलह महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने। तो मुद्दा आता है कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में एविडेंस क्या है, नॉलेज कहाँ से मिलता है कि 16 महाजनपद थे। तो दो लिटरेचर है। सबसे पहले आते हैं बौद्ध लिटरेचर, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय। सबसे पहले जानकारी मिलती है बौद्ध लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। दूसरा, जैन लिटरेचर, जैन साहित्य, जैन साहित्य, भगवती सूत्र, जैन साहित्य, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इन दो जगह से जानकारी मिलती है, जैन लिटरेचर भगवती सूत्र और बौद्ध लिटरेचर अंगुत्तर निकाय। अब देखिए यहाँ चीजों को समझिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हों और एक मारना हो तो अंगुत्तर निकाय को मारिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों, बोथ दिया हो तो दोनों को मारिएगा। दोनों से मिलता है, लेकिन ज्यादा रिलेवेंट माना जाता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। मतलब 600 BC के काल में 16 महाजनपद हुए। इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय एंड जैन लिटरेचर, भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है मुद्दा कि 16 महाजनपद में याद रखेगा 14 जो थे, जो 14 थे वो मोनार्की था, राजतंत्र थे। 14 में क्या थे, राजतंत्र थे। और दो जो थे वो गणतंत्र थे, रिपब्लिक थे। 14 राजतंत्र था और 2 रिपब्लिक था। अब मुद्दा आता है कि ये 14 कौन कौन से थे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला महाजनपद अगर हम बात करें 14 में, काम्बोज। सबसे पहला है काम्बोज, जिसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर सबसे पहला महाजनपद है काम्बोज, जिसकी कैपिटल है हाटक या राजपुर। ये अफगानिस्तान वाले एरिया में है। इसके बाद दूसरा है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। कुछ बताइएगा गांधार के बारे में, बताइए गांधार क्यों फेमस है, क्या है, कुछ बताए, कोई कुछ बताइए गांधार के बारे में। हाँ बताइए। गांधार प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। क्या था, एजुकेशन सेंटर था। प्राचीन काल में
प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। एजुकेशन सेंटर था ये प्राचीन काल में। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं ले गए थे, गांधार, यहीं पे उनका एक तरीके से उनको शिक्षा दीक्षा दी और बाद में नंद वंश को समाप्त करा के मौर्य वंश की स्थापना कराते हैं। तो गांधार क्या था? प्राचीन काल में एजुकेशन सेंटर था, शिक्षा का केंद्र था। इसका जो फेमस राजा था इस काल में पुष्पक सारीन। कौन राजा था इसका? पुष्पक सारीन राजा था इसका। और एक शहर था इसका पुष्पकलावती, जो ये पूछा जाता है इस काल में। तो अगर कभी आ जाए कि गांधार शिक्षा का केंद्र था प्राचीन काल में। और काम्बोज क्यों फेमस था, कोई बताएगा? काम्बोज क्यों फेमस था? काम्बोज क्यों प्राचीन काल में श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जाना जाता था? यहाँ अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे। ये सब क्वेश्चन है बेटा, अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे। यहां से क्या मिलता था? अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे काम्बोज से। ये इसके लिए फेमस था। प्रीलिम्स में पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नशे में भी रहिए तो ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। तो काम्बोज क्या है? हाटक या राजपुर। गांधार क्या है? तक्षशिला। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। पुष्कर सारीन यहाँ का फेमस राजा था इस काल में, 620 काल में। यहाँ का फेमस राजा था पुष्कर सारीन। 620 के काल में यहाँ का फेमस राजा था पुष्कर सारीन। और यहाँ का एक फेमस शहर है पुष्पकलावती। ये पूछा जाए किस क्षेत्र में था यह शहर इस काल में, तो यही था गांधार क्षेत्र में। तो काम्बोज सबसे अफगानिस्तान वाला एरिया है। कैपिटल क्या है? हाटक या राजपुर। उसके बाद गांधार वही पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। पुष्कर सारीन यहाँ का राजा था फेमस। पुष्पकलावती यहाँ का एक फेमस शहर था। और काम्बोज अपने अच्छे घोड़े के लिए जाना जाता है, जिसकी कैपिटल थी हाटक या राजपुर। तीसरा महाजनपद मत्स्य। मत्स्य महाजनपद, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। विराटनगर इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। ये कहाँ का एरिया है, किस क्षेत्र का है बताइए? ये राजस्थान, अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है वर्तमान का? राजस्थान का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। अगर आप कभी निजामुद्दीन स्टेशन पे जाइए तो वहां लिखा रहता है किसी किसी रोडवेज की बस में मत्स्य डिपो, मतलब ये बस राजस्थान डिपो की है। ये बस कहाँ जा रही है? राजस्थान जा रही है। तो मत्स्य ये क्षेत्र किसका है? राजस्थान, भरतपुर, अलवर, ये वाला जो एरिया है जयपुर वाला। और उसकी कैपिटल थी विराटनगर। क्लियर? अवंती, अवंती एक राज्य था अवंती। अवंती कौन है? मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है उज्जैन। तथा माहिष्मति। उज्जैन और माहिष्मति। अवंती की कैपिटल है उज्जैन और माहिष्मति। उत्तरी उज्जैन, दक्षिणी माहिष्मति। और यहाँ का फेमस राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत यहाँ का इस समय फेमस राजा था। इसी को पीलिया हुई थी। तो पहला जो ऐतिहासिक डॉक्टर है भारत का, जीवक, बिंबिसार ने जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था चंड प्रद्योत के पास। तो अगर पूछा जाएगा, अभी बताऊंगा मैं, पहला ऐतिहासिक डॉक्टर कौन है? वो है जीवक। मतलब आज अगर एमडी फिजिशियन हो रहे हैं तो उस काल में भी फिजिशियन थे। पीलिया जैसी बीमारी होती थी, इसको हुई थी, और मगध से बिंबिसार ने जीवक को भेजा था इसके उपचार के लिए। सोचिए, अगर आज आप एमबीबीएस एमडी को दिखाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय भी ये चीजें चल रही थी। अब सोचो इंडस वैली में सर्जरी होती थी,
अगर आप सर्जरी की बात करते हो तो इंडस वैली में सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं कि शल्य चिकित्सा थी। इसीलिए कहते हैं कि भारत का कल्चर काफी रीच कल्चर है, मतलब हम हल्के फुल्के देश वाले लोग नहीं, हमारा प्राचीन कल्चर काफी रीच कल्चर है। और आपको देखिएगा तो लगेगा कि आज जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सब चीजें उस काल में थी, हो रही थी अलग अलग तरीके से। तो अवंती की राजधानी है उज्जैन। उज्जैन आज क्यों फेमस है? महाकाल, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, महाकालेश्वर का। यहाँ कुंभ भी लगता है, महाकुंभ यहाँ भी लगता है, उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है। या तक इलाहाबाद, उज्जैन, यहाँ भी महाकुंभ लगता है। और महाकाल का ये मंदिर है। और प्राचीन काल में 16 महाजनपद में एक बड़ा महाजनपद था और बड़ा फेमस था, पावरफुल महाजनपद था। उसका राजा था उस समय, अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का समकालीन राजा कौन था, तो चंड प्रद्योत था। बुद्ध काल में ये चंड प्रद्योत अवंती का फेमस राजा था। अगला है अस्मक। सबसे दक्षिण का महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी है पोतना। सबसे दक्षिण का महाजनपद था ये। सबसे दक्षिण का महाजनपद था अस्मक और जिसकी कैपिटल है पोतना। क्लियर? अगर पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण में महाजनपद कौन था, वो था अस्मक। अब देखो मैंने क्या क्या बताया आपको। हमने आपको बताया काम्बोज, हमने आपको बताया गांधार, हमने आपको बताया मत्स्य, हमने आपको बताया अवंती और हमने बताया आपको अस्मक। क्लियर? अब देखिए, अब आता है हरियाणा में, आइए कुरु। जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु जिसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, हरियाणा वाला क्षेत्र है वर्तमान का। इसके बाद आता है पांचाल। पांचाल पांचाल जिसकी कैपिटल है अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल जिसकी कैपिटल है अहिछत्र और काम्पिल्य, और ये वर्तमान का क्या है, बरेली रुहेलखंड वाला एरिया। यूपी का जो रुहेलखंड बरेली वाला एरिया है वही है ये। पांचाल महाजनपद है। तो यूपी का रुहेलखंड बरेली वाला क्षेत्र कई बार पूछ देता है कि एरिया से, तो ये पांचाल क्या है, रुहेलखंड बरेली वाला जो एरिया है यही है। और इसकी कैपिटल थी अहिछत्र और काम्पिल्य, पांचाल की। हाँ, जहाँ झुमका गिरा था बरेली वाला ये क्षेत्र है, आप जान तो रहे हैं। मतलब झुमका आपको याद आ गया लेकिन राजधानी याद नहीं आ रही। ये भी अब क्या बोला जाए, बस याद रखिए, इसी बहाने याद रखिए कि बरेली पांचाल जो है इसकी कैपिटल है अहिछत्र और काम्पिल्य। जहाँ जैसे याद रहे आपको याद रहना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सूरसेन जिसकी कैपिटल है मथुरा। सूरसेन जिसकी कैपिटल है मथुरा। याद रखिएगा, प्राचीन, अब सोचो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि ये प्राचीन महाजनपद हैं और 600 BC से आज तक चले आ रहे हैं। आज भी देखिए मथुरा का वही रोल है, काशी वही रोल है। ये क्यों? क्योंकि जब किसी कारण से, हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि नगरीकरण कैसे होता है। अगर प्रशासनिक केंद्र दिल्ली हमेशा देखिए राजधानी के रूप में रहा, आज भी बना हुआ है। जब किसी कारण से किसी शहर का किसी चीजों से डेवलप होगा, मंदिर नगरीकरण का एक बड़ा कारण है। देखिए प्राचीन काल में जो मंदिरों का शहर था आज भी चला आ रहा है। लोग वहां जाएंगे ही, दर्शन करेंगे ही, अपने इष्ट देव को देखेंगे ही। तो मंदिर क्या है, एक बड़ा आधार है इसके लिए, इन चीजों के लिए। तो याद रखिएगा, सूरसेन जिसकी कैपिटल थी मथुरा, और आज भी आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, ब्रज का पूरा एरिया। तो ये एक महाजनपद था उस समय सूरसेन। अगला है वत्स जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। ये कौन सा क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र है।
जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, आज भी इलाहाबाद प्रयागराज का जो क्षेत्र है, वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसके बाद काशी, जिसकी कैपिटल है बनारस। आज भी काशी देखिए, कहते हैं काशी में मरने पे स्वर्ग मिलता है। आज भी काशी का सेम वही महत्व है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, क्योंकि जब एक आधार ऐसा आधार होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो काशी भी क्या है, काशी की कैपिटल थी बनारस। वत्स जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। सूरसेन जिसकी कैपिटल थी क्या थी, मथुरा। इसके बाद कोसल, जिसकी कैपिटल है अयोध्या और श्रावस्ती। कोसल जिसकी कैपिटल है अयोध्या और श्रावस्ती। कोसल वर्तमान का अयोध्या वाला क्षेत्र। अयोध्या का ही पुराना नाम है साकेत। कोसल जिसकी कैपिटल है अयोध्या एंड श्रावस्ती। और अयोध्या का ही पुराना नाम है साकेत। अयोध्या का ही पुराना नाम है साकेत। और कोसल, यह कोसल क्यों फेमस है, सबसे ज्यादा समय लगभग 21 वर्षा काल गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय यहीं व्यतीत किया था, और गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी यहीं बने थे। और यह अयोध्या वाला क्षेत्र है जिसकी कैपिटल थी अयोध्या और श्रावस्ती। चेदी, जिसकी राजधानी थी सुक्तमती। चेदी जिसकी राजधानी थी सुक्तमती, ये क्या है, बुंदेलखंड वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है चेदी, जिसकी कैपिटल थी सुक्तमती। और इसके बाद अब बिहार में चलते हैं। बिहार में देखेंगे तो बिहार में क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले मगध, जिसकी कैपिटल है राजगिरी या गिरिब्रज। और ये पटना बिहार वाला क्षेत्र है। और इसके बाद आप देखोगे तो मगध के बाद आता है आपका अंग, जिसकी कैपिटल है चंपा। ये किसका क्षेत्र है, भागलपुर वाला एरिया। बिहार का जो भागलपुर का क्षेत्र है वो है अंग, जिसकी कैपिटल है चंपा। मगध जिसकी राजधानी है राजगिरी। तो चेदी था, चेदी का एरिया कौन सा है, बुंदेलखंड। कैपिटल क्या है, सुक्तमती। मगध की कैपिटल है राजगिरी और अंग की कैपिटल है चंपा। चंपा कौन सा एरिया है, भागलपुर का एरिया। जो वर्तमान का भागलपुर है बिहार का, ये अंग वाला क्षेत्र है। तो अंग जो है बिहार का भागलपुर वाला क्षेत्र है। तो ये हो गए 14 महाजनपद। मतलब कौन कौन हमने बताया, काम्बोज बताया। देखिए 14 कौन कौन बताया, काम्बोज बताया हमने, गांधार बताया हमने, मत्स्य बताया हमने, अवंती बताई, अस्मक बताया, कुरु बताया, पांचाल बताया, सूरसेन बताया, वत्स बताया, सूरसेन, इसके बाद हमने बताया आपको वत्स, इसके बाद हमने आपको बताया काशी,
फिर बताया हमने कोसल, फिर हमने बताया चेदी, फिर हमने बताया आपको मगध, और फिर हमने आपको बताया अंग। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 कौन है? राजतंत्र है। यहाँ पे क्या है? मोनार्की है, राजा होता था। ये कौन थे? राजतंत्र था, जिसकी हमने बताया काम्बोज की कैपिटल क्या है? हाटक। गांधार की क्या है? तक्षशिला। मत्स्य की क्या है? विराटनगर। अवंती की क्या है? उत्तरी अवंती की उज्जैन, दक्षिणी अवंती की माहिष्मति। अस्मक क्या है? सबसे दक्षिण का महाजनपद, जिसकी कैपिटल क्या है? पोतना। कुरु की हरियाणा वाला एरिया इंद्रप्रस्थ। पांचाल अक्षत्र या काम्पिल्य, बरेली रुहेलखंड का एरिया। सुरसेन मथुरा वाला एरिया। वत्स इलाहाबाद के कौशाम्बी। काशी बनारस। कोसल अयोध्या और साकेत। चेदी सुक्तमती बुंदेलखंड। मगध राजगिरी। अंग चंपा। ये 14 महाजनपद हैं जहां पे राजा हुआ करते थे। अब यहां से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब मान के चलो कंपटीशन का कोई भी ऐसा लड़का ना हो जो इसको सही ना करे। ये गलत कर रहे हैं मतलब आप बाहर जा रहे हैं। और लगभग यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी में क्या करेगा? पूछ देगा बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ महाजनपद कौन था। वर्तमान में चेदी हो गया, कभी वर्तमान में विराटनगर दे दिया, जयपुर वाला एरिया दे दिया, पूछ दिया मिलाने के लिए आ जाए। तो अस्मक दे दिया, सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन है? अस्मक है। पांचाल, तो कई बार क्या होता है, कई बार पूछा है गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। आपको पता है यूपी का 5वां और 6ठा पेपर कल्चर हो चुका है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से महाजनपद हैं। पांचाल है आपका, वत्स है आपका, सुरसेन है आपका, काशी है, कोसल है, चेदी है, ये आपको बताना पड़ेगा। कई बार आपको दे दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 14 महाजनपद थे जिसमें राजा हुआ करते थे, राजतंत्र था। और 2 ऐसे थे जो गणतंत्र थे, एक वज्जी जिसे कैपिटल है विदेह या मिथिला, नेपाल वाला एरिया, और दूसरा है कुशीनारा। मल, वज्जी और मल था, राज्य था मल, और जिसकी कैपिटल है कुशीनारा। कुशीनारा, वज्जी और मल, ये है कुशीनारा। ये वर्तमान का क्या है? कुशीनगर। ये वर्तमान का क्या है? कुशीनगर। मतलब कुशीनारा वर्तमान का क्या है? कुशीनगर। कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश में है। और ये क्यों फेमस है? गौतम बुद्ध ने यहीं पे महापरिनिर्वाण लिया था। गौतम बुद्ध की यहीं पे क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में। गौतम बुद्ध देखिए रिपब्लिक में पैदा हुए, रिपब्लिक में ही मरे, और काम कहाँ किए? मोनार्की में। काम राजतंत्र में किए, मगध और गंगा घाटी में उपदेश देते रहे, और पैदा हुए गणतंत्र में और मरे भी कहाँ जाके? लास्ट में कुशीनारा में, जो आज कुशीनगर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का जिला है। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को मिला। तो ये 16 महाजनपद हैं जो जो 600 BC में 16 बड़े राज्य थे। अब इन 16 बड़े राज्य में 16 बड़े राज्य में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? अब एक क्वेश्चन आता है कि 16 बड़े राज्य पैदा हुए 600 BC के काल में, लेकिन जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास मगध से ही क्यों पढ़ते हैं? मतलब मगध का ही इतिहास क्यों पढ़ते हैं? मगध से ही उत्कर्ष क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, कि मगध का ही उत्कर्ष क्या है। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? ठीक है, 2 पार्ट में हमने बताया। पहला पार्ट क्या था? 16 महाजनपद कौन कौन से? तो ये हमेशा याद रखिएगा, काम्बोज, गांधार, मत्स्य, अस्मक, ये पूरा का पूरा जो है 16 महाजनपद रहा। इन 16 महाजनपद में वज्जी और मल 14 गणतंत्र रहे, सॉरी 14 राजतंत्र रहे, 2 गणतंत्र रहे। इनमें मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? सबसे पहला मुद्दा आता है कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध का ही विकास क्यों हुआ। तो कैसे किया जाए मगध का ही विकास के लिए? क्या होगा मगध में? अब देखिए 16 मगध का ही आगे क्यों बढ़ा, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बताइएगा क्यों हुआ मगध का उत्कर्ष। अब देखिए
भौगोलिक कारण क्या थे? मगध के उत्कर्ष के भौगोलिक कारक क्या थे? अगर मगध की दोनों राजधानियां देखिएगा, पहली राजधानी थी राजगिरी। याद रखिएगा, मेंस का भी क्वेश्चन है कि मगध से ही भारत का इतिहास क्यों चालू होता है। तो मगध की जो पहली राजधानी है राजगिरी, यह सराउंडेड बाई माउंटेन, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये किससे घिरी हुई है? पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये किससे घिरी हुई है? राजगिरी क्या है? पहाड़ियों से घिरी हुई है, सराउंडेड बाई माउंटेन। अब ये बताइए, पहाड़ियों से अगर घिरी हुई है तो बाहरी को आक्रमण करना आसान होगा, पहाड़ी क्रॉस करके उस समय। तो राजगिरी को एज मिला कि नहीं मिला? मतलब ये फ्री है, इसकी राजधानी पे बाहरी को आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये फ्री होकर अगला किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो राजगिरी के पास पहला प्लस पॉइंट क्या था कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सराउंडेड बाई माउंटेन, चारों ओर से पहाड़ियां थी। तो उस पहाड़ी को मतलब पहाड़ी क्या कर रही थी? इसकी प्राकृतिक सुरक्षा कर रही थी, नेचुरल बाउंड्री बना रही थी। पहाड़ी क्या कर रही थी? प्राकृतिक सुरक्षा कर रही थी। याद रखिए, ये ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछता है कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। ये लाइन बताइएगा कि पहली जो इसकी राजधानी थी राजगिरी, ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पहाड़ी क्या कर रही थी? प्राकृतिक सुरक्षा कर रही थी, नेचुरल बाउंड्री बना रही थी। अब ये आसान नहीं था कि किसी उस समय में राजाओं के लिए कि इसको पार करके आक्रमण किया जाए। तो ये अपने ये सुरक्षित थे, सेफ महसूस करते थे कि हम पे कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। दूसरी राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र। ये नदियों के संगम पे स्थित थी, इसकी बाउंड्री नदियों बनाती थी, नदियों के संगम पे स्थित थी। एक किस पे थी? नदियों के संगम पे स्थित थी। तो इसकी बाउंड्री कौन बना रही है? नदियां बना रही हैं। तो पहाड़ और नदी क्रॉस करके आक्रमण करना आसान काम नहीं था। तो मगध क्या था? अपने दोनों राजधानियों को लेकर सुरक्षित था। दोनों को प्राकृतिक बाउंड्री कौन दे रहा है? एक पहाड़ दे रहा है, एक नदी दे रहा है, और व्यापार के लिए भी ये फायदेमंद था। तो ऐसे में मगध के उत्कर्ष में पहला तो भौगोलिक रीजन था जिसने मगध की दोनों राजधानियों को सेव किया। ये पॉइंट बताइएगा। पहली राजधानी जो राजगिरी थी ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और जो पाटलिपुत्र था ये नदियों के संगम पे स्थित था। तो नदियों से एक तो व्यापार को फायदा मिलेगा, और नदी पे क्रॉस करके आक्रमण करना उस समय के लिए इतना आसान नहीं था। तो नेचुरल बाउंड्री थी, मतलब मगध है नेचुरल बाउंड्री, एक पहाड़ों के द्वारा, एक नदियों के द्वारा। ये सबसे पहला एज था, सबसे पहला प्लस पॉइंट था। दूसरी अगर हम बात करें तो मगध का क्षेत्र जो है, ये जो मगध का क्षेत्र है ये लोहे के लिए फेमस है। फेमस फॉर आयरन डिपॉजिट। ये किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए फेमस है। अब लोहा होगा तो क्या होगा? लोहे से दो फायदा होगा। एक तो हथियार बनाना आसान होगा, हथियार बनेंगे तो हथियार से क्या होगा? सैनिक मजबूती आएगी। हथियार जब होंगे तो उससे क्या होगा? सैनिक मजबूती आएगी। जब सैनिक मजबूती आएगी तो इनकी शक्ति बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है इन पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा, ये पावरफुल होंगे क्योंकि ये क्षेत्र लोहे का है। तो वेपन्स बनाने में तो इससे क्या होगा? आर्मी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ेगी, सैनिक मजबूती बढ़ेगी, और ये पावरफुल होंगे। पहला प्लस पॉइंट ये हुआ। दूसरा, लोहे से फायदा क्या होगा? अगर हम बात करें तो दूसरा फायदा लोहे से होगा कि कृषि के लिए बेहतर औजार बनेंगे, कृषि में फायदा मिलेगा इनको। और जब कृषि में फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है सरप्लस, अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है जब अधिक उत्पादन होगा तो कर व्यवस्था बेहतर होगी, टैक्स मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो इनकी इकोनॉमी क्या होगी? अपने आप बढ़ेगी। तो लोहे के कारण भी इनकी, एक तो लोहे से, तो लोहे से क्या फायदा हुआ? अगर हम बात करें तो लोहे के कारण दो फायदा हुआ। एक तो आर्थिक मजबूती आई, इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ, और दूसरा क्या आया?
सैनिक मजबूती आई। आर्थिक मजबूती आई और सैनिक मजबूती आई। इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ बढ़ा और इसका क्या बढ़ा, आर्मी स्ट्रेंथ बढ़ा। तो अब इन दोनों को जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस समय के लिए क्या होगा, ये पावरफुल होंगे, मजबूत होंगे। तो सैन्य मजबूत भी हो रहे हैं, इकोनॉमिकली मजबूत भी हो रहे हैं, उनकी सीमा भी सुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस क्षेत्र में हाथी होंगे तो हाथी से फायदा क्या होगा, उस समय हाथी सैन्य मजबूती आएगी। हाथी सेना के एक अंग होते, सैन्य मजबूती आएगी। इससे क्या होगा, सैन्य मजबूती आएगी। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है तो इससे क्या होगा, सैन्य मजबूती आएगी, सेना मजबूत होगा। तो ऐसे में मगध को सैन्य क्षेत्र में एज मिल रहा था, आर्थिक क्षेत्र में एज मिल रहा था, और मगध को अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से भी मगध की राजधानियां सुरक्षित थी। तो ये मगध के लिए प्लस पॉइंट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बावजूद मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, आगे अशोक जैसे राजा मिले, जिन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा मगध के उत्कर्ष को आगे बढ़ाया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा मिले जिन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा क्या किया, मगध को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मगध को आगे बढ़ाया। तो हमने देखिए दो पार्ट हमने आपको बता दिया। पहला पार्ट क्या बताया, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। दूसरा पार्ट हमने बताया कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध के पास ऐसी क्या चीज थी। तो मगध के पास दोनों चीजें बैलेंस थी, एक तो इनके राजा योग्य थे और दूसरी चीजें क्या थी, इनके पास संसाधन भी बेहतर थे। तो इन दोनों चीजों का योगदान था जिसने मगध को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉइंट क्लियर। अब हमारा मुद्दा आता है कि यह पूछे कि क्या केवल प्राकृतिक कारण ही मजबूत थे जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ, तो नहीं, दोनों का बैलेंस था। अब इन राजाओं, अब हमारा अगला क्वेश्चन का पार्ट होगा कि इन राजाओं ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, क्या ऐसा काम किया जिसने मगध के उत्कर्ष को बढ़ावा दिया, ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा क्या चीजें हुई जिसने इन दोनों ने क्या किया, मगध के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मगध पे जो पहला वंश आता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक डिनेस्टी, पहला वंश है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का पहला राजा है बिंबिसार। पहला राजा है बिंबिसार, हर्यक वंश का पहला राजा है बिंबिसार। अब अगर पूछा जाए कि बिंबिसार ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ, तो याद रखिएगा बिंबिसार ने 3 काम किए। अगर पूछा जाए आपसे, हर्यक वंश का राजा है बिंबिसार, इसने 3 काम किया। पहला, वैवाहिक संबंध। मैरिज अलायंस,
पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा युद्ध, और तीसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन। कूटनीतिक संबंध। कूटनीतिक संबंध, ये तीनों काम करके बिंबिसार ने मगध के उत्कर्ष को बढ़ावा दिया। विवाह को आप क्या समझते हैं? विवाह क्या है? विवाह केवल विवाह नहीं है, विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, दो समाज का मिलन है। प्राचीन काल में अगर आपसे कोई पूछे कि साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, तो प्राचीन काल में साम्राज्य के विस्तार के लिए तीनों तरीका अपनाया गया। युद्ध, वैवाहिक संबंध और कूटनीति, तीनों तरीके के प्रयोग के द्वारा साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब आता है वैवाहिक संबंध। अब समझिएगा, यहाँ क्लियर है। अगर कोई पूछेगा बिंबिसार की नीतियां बताइए, तो इन्हीं तरीके से मेंस में लिखेगा कि बिंबिसार ने तीनों तरीका अपनाया, युद्ध को अपनाया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और इस तरीके से इसने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। अब सबसे पहला आता है कि इसने वैवाहिक संबंध किससे किससे किया? वैवाहिक संबंध किससे किससे किया? अगर वैवाहिक संबंध की बात करें तो अब देखो, ये मान लो मगध है, तो मगध के ऊपर क्या होगा? नेपाल का लिच्छवी वंश था। लिच्छवी वंश था। नेपाल का क्या था? लिच्छवी वंश था। अगर ये मान लो मगध है, तो ऊपर क्या होगा? नेपाल का लिच्छवी वंश होगा। अब ये बताओ, ऊपर अगर आप नीचे से गाली किसी को दीजिए और ऊपर कोई गाली दे, तो ऊपर वाला पत्थर मारेगा तो सीधे सर पे लगेगा जाके आपको, क्योंकि नीचे से ऊपर पत्थर मारना आसान नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे मारना आसान है। तो जब तक इतिहास में मगध सत्ता का केंद्र रहा, लिच्छवियों से संबंध इन लोगों ने अच्छा रखा, क्योंकि मगध के लिए लिच्छवी से संबंध रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि लिच्छवी हाइट पे था। तो याद रखिएगा, मगध जब तक सत्ता में, भारत में भारतीय राजनीति में मगध जब तक सत्ता के केंद्र में रहा, लिच्छवियों से इन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यहां तक कि समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो भी अपने को लिच्छवी दौहित्र कहता है। मतलब दौहित्र क्या होता है? लड़की के पक्ष वाला, मतलब नाना के पक्ष की बात करता है कि मैं लिच्छवी से खानदान से जुड़ा हूं। मतलब लिच्छवियों की इतनी इज्जत थी जब तक मगध सत्ता में केंद्र में रहा, लिच्छवी की इतनी इज्जत थी कि कहते हैं कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। तो सबसे पहले बिंबिसार क्या करता है? अगर आपको ऊपर से, उत्तर से सीमा को सुरक्षित करना है तो क्या करना चाहिए? अब अगर लिच्छवी से हमेशा संघर्ष करोगे तो हमेशा आपकी समस्याएं बनी रहेगी। इस संघर्ष को दूर करना है तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। यही काम करता है बिंबिसार। पहला क्या करता है बिंबिसार? लिच्छवी नरेश, लिच्छवी राजा थे, चेटक की पुत्री चेलना से शादी कर लेता है। मतलब इस्टेब्लिश्ड मैरिज रिलेशन बिटवीन लिच्छवी एंड मगध एंड मैरिज टू डॉटर ऑफ चेतक। मतलब लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतक की पुत्री थी, जिनसे क्या करता है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब मैरिड विथ लिच्छवी प्रिंसेस चेलना। और चेलना क्या थी? वो लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी? पुत्री थी। अब जब ये शादी हो गई तो उत्तर से सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई? अब क्या होगा? इस क्षेत्र से मगध सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला काम क्या करता है? ये चेलना से क्या करता है? विवाह करके उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लेता है। मतलब उत्तरी सीमा को इसने क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया। इसने क्या कर लिया? उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया।
तो पहला वैवाहिक संबंध किया और वैवाहिक संबंध करके नॉर्थ बाउंड्री को इसने क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया, उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया कि अब उत्तर से आक्रमण नहीं होगा, और इसको इसने कर लिया। तो पहला काम किया, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से इसने शादी कर ली, लिच्छवी प्रिंसेस चेलना से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। दूसरा, इसने कौशल से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने क्या किया, कौशल से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, जिसकी बहन थी महाकोशला देवी, उससे इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो महाकोशला देवी से भी इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। और काशी ग्राम जो है डौरी के रूप में मिल गया इनको, दहेज के रूप में मिल गया। जो अब सोचिए, अब काशी इनको क्या मिल गया, डौरी के रूप में मिल गया, क्योंकि काशी पे नियंत्रण किसका था, कौशल का था। तो अब ये बताइए, इधर से भी ये सुरक्षित हो गए कि नहीं हो गए। काशी किसको मिल गया, कौशल का। मतलब अब ये वाला एरिया अगर हम देखें तो अगर ये मगध है तो ये क्या होगा, काशी, ये कौशल। तो ये वाला एरिया काशी ग्राम इनको डौरी के रूप में मिल गया। अब यहां से भी ये क्या हो गए, सुरक्षित होना चालू हो गए। देखिए कितना बड़ा विवाह का कितना महत्व था। अभी आप आईएएस बन जाइए तो क्या सोचेंगे कि किसी मंत्री की लड़की से शादी हो जाती तो पोस्टिंग और ट्रेनिंग में हमें फायदा मिलता, जिला मिलना हमारे लिए आसान हो जाता। तो शादी केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि विवाह एक संस्कार है भारत का। विवाह एक संस्कार, और विवाह दो समाज को जोड़ता है, दो प्रकार के समाज को जोड़ा जाता है। विवाह केवल विवाह नहीं होता, ये प्राचीन काल से राजनीति में भी विवाह का यूज किया। अब देखिए, अभी आगे पढ़िएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की लड़की हेलेना से शादी करेगा और कहेंगे ये भारत का पहला इंटरनेशनल मैरिज है, हेलेना से शादी करता है। अब रामायण देख लो, राम और सीता दो संस्कृतियों को जोड़ने वाले लोग हैं। विदे जनक की पुत्री सीता और राम देखिए नेपाल क्षेत्र से फिर जोड़ा गया। कौशल को भी, क्योंकि जब तक ये सत्ता का केंद्र रहा इधर, नेपाल का काफी बड़ा महत्व बना रहा। तो कौशल से भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और महाकोशला देवी से इन्होंने शादी किया। इसके बाद कहते हैं कि एक शादी इसने और किया मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। पंजाब में कोई एक राज्य था मद्र, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इसने वैवाहिक संबंध किया। अब बताइए, विवाह के द्वारा इसने सीमा को सुरक्षित कर लिया कि नहीं कर लिया। तो पहला मैंने क्या बताया कि विवाह, देखिए कहते हैं कि एलपीजी ने, एक क्वेश्चन आता है, जान लीजिए यहीं पे, जब सोशल इशू पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव देखा जाता है, हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी विवाह, वो खतरे में पड़ चुकी है। आज देखिए कई प्रकार की हम लिव इन रिलेशन, कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, वैवाहिक संबंध वो खतरे में पड़ गए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार की इकाई है विवाह, ये एक संस्कार है। तो एलपीजी ने, वैश्वीकरण ने किसी किसी पे प्रभाव डाला हो ना डाला हो, इस परंपरा को काफी हद तक प्रभावित कर दिया। या तो बहुत महंगा हो गया है परंपरा, शादियां इतनी महंगी हो गई कि सामान्य आदमी सोच डरने लगा है कि क्या किया जाए। और दूसरा, कई ऐसी कुरीतियां पैदा हो रही हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, कई ऐसी चीजें आ रही हैं, तलाक की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखिए, पहले, अब मतलब ये सोचने वाली बात है कि तकनीकी विकास से क्या समाज उसी लेवल पे बढ़ता है। पहले, आज के 20-30 साल 40 साल पहले जाइए, शादियों में ना क्या होता था, लड़की घूंघट में शादी हो जाती थी, लड़का लड़की को देखा नहीं होता था और शादी हो जाती थी, और वो शादी तब भी चलती थी। तलाक बहुत रेयर केस में सुनाई देता था। आज शादी के पहले
इंगेजमेंट होता है, बातचीत चालू हो जाती है, प्री वेडिंग होना चालू हो गया, उसके बाद शादी होती है और शादी के 6 महीने बाद मारपीट चालू हो जाता है और फिर तलाक होने लगता है। ये क्या है आप बताइए? मतलब 1-1 साल की शादियां, कोर्ट में एक दूसरे को चप्पल मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या है? और बात करिएगा तो 7-8 महीने पहले से बातचीत चालू है, फोन पे फोन रात भर लड़का लड़की बात कर रहे हैं और फिर भी शादी नहीं चल रही है। और सोचिए 90 के दौर में जाइए, न लड़का लड़की को देखा है, न लड़की लड़के को देखी है, शादी हो गई और दोनों बढ़िया से पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, समाज के हर संस्कार को निभाते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। अब बताइए इसको कैसे लीजिएगा? सोचने का विषय है कि नहीं है? ग्लोबलाइजेशन ने सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे डाला है। जितना ही खुलापन आया है, समस्याएं भी उतनी बढ़ती जा रही। ये एक सोचने का विषय है, ये सोचने का मुद्दा है। अब देखिए दूसरा मुद्दा, ये सब देखिए ये समाज की जस्ट इतिहास के बाद एक टॉपिक है, आप पढ़िएगा सिलेबस में। मैं बिना सिलेबस की कोई बात नहीं करता। सिलेबस में एक लाइन है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पे प्रभाव, और हर साल यहां से 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी फर्स्ट पेपर में, जीएस के इसी इतिहास में फर्स्ट पेपर में है। तो जब तक कल्चर को नहीं समझेंगे, अब सोचिए कि विवाह भारत के 16 संस्कारों में एक संस्कार है, विवाह को एक संस्कार माना जाता है। और कई ऐसी धार्मिक परंपराएं हैं, जब तक आदमी शादीशुदा ना हो नहीं कर पाता। इतना मतलब कहते हैं कि अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, दोनों एक दूसरे के बराबरी पे होती हैं। और आज स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे को चप्पल मार रहे हैं। भारत में वो परंपरा थी कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, और आज रोडवेज पे दोनों गाली गलौज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आज इतना खुलापन है, इतना चीजें हैं, फोन मोबाइल बातचीत, फिर भी तलाक की दर बढ़ती जा रही है। आप देखिए कोर्ट में तलाक की, तो ये एक आपके लिए भी सोचने का विषय है कि ऐसा क्या सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर कुछ अच्छा भी हुआ है तो कई प्रकार की प्रॉब्लम भी आई है। व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा है, 27-28 साल की शादियां टूट के तलाक का शिकार हो जा रही हैं, दोनों परेशान है, 5-10 साल मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में घूम रहे हैं, परिवार एक समय आता है, देखिए ये भी होता है, शुरुआत में दोनों के तरफ से 10-10 लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लड़की लड़के के अलावा कोर्ट में कोई नहीं दिखाई देता 10 साल बाद। ये क्या हो रहा है? ये कहीं न कहीं समस्या है। तो सोचिए अगर प्राचीन काल में विवाह को एक संस्कार माना गया, पारिवारिक मर्यादाओं को, देखिए बिंबिसार जैसा राजा राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने में विवाह का बड़ा योगदान रहा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राचीन काल में साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, तो 2 ही तरीका था, या तो विवाह हुआ या युद्ध हुआ। 2 ही तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ है प्राचीन काल में, या तो मैरिज अलायंस हुए हैं या युद्ध हुए हैं। तो बिंबिसार जो मगध का पहला हर्यक वंश का पहला राजा है, ऐतिहासिक राजा, जिसने क्या किया, वैवाहिक संबंध के द्वारा साम्राज्य को स्थापित किया, साम्राज्य को मजबूत किया। लिच्छवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, लिच्छवी प्रिंसेस चेलना से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। महाकोसला देवी से शादी करके अपने पूरब वाले एरिया में सुरक्षित किया अपने को। इसके अलावा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया। अब इसके बाद युद्ध के द्वारा जब कर लिया, उत्तर से हर तीनों तरफ से सुरक्षित हो गया, तब इसने युद्ध के द्वारा अंग को जीत लिया। युद्ध के द्वारा अंग को जीत लिया। अंग को क्या किया, जो भागलपुर वाला एरिया है, इनको युद्ध के द्वारा जीत लिया। तो युद्ध के द्वारा अंग को जीता, वैवाहिक संबंध के द्वारा ये काम किया। अब आता है मुद्दा दोस्तों कि डिप्लोमेसी भी, मैंने बोला कि कूटनीति के द्वारा क्या किया इसने। ये लाइन एग्जामिनर को बताइएगा कि डिप्लोमेटिक वे अपनाया, वार की पॉलिसी अपनाया और ये अपनाया। तो अब मुद्दा आता है कि डिप्लोमेटिक वे इसने क्या किया। अगर आप देखोगे तो ये अवंती वाला एरिया, अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, उस समय राजा था अवंती का चंड प्रद्योत। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, और इसके बारे में कहा जाता था कि ये टक्कर देने वाला व्यक्ति था मगध का। अवंती के राजा चंड प्रद्योत को जॉन्डिस पीलिया हुआ था, ये बीमार थे। जब ये बात बिंबिसार को पता चली
कि चंद्रप्रद्योत बीमार हैं, तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार के चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए भेज दिया। मतलब जीवक वाज अ फिजिशियन ऑफ मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का डॉक्टर था। एंड वह कहाँ गया, ही वेंट टू चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत के पास गया उसके इलाज के लिए। अब बताओ, अगर आप किसी का इलाज कर दोगे तो आपका विरोध करेगा। अब कूटनीतिक तरीके से इसने मगध से भी अपने को सुरक्षित कर लिया और इस तरीके से मगध को अवंती से भी सुरक्षित करके मगध को एक आकार दिया। और ये पहला राजा था जिसने इन तीनों तरीकों से मगध के साम्राज्य को, मगध को इमर्ज करने में इसका बड़ा योगदान रहा। तो मैंने क्या बताया कि अगर भौगोल दोनों राजधानियां इनकी सुरक्षित थी तो इनके राजा भी योग्य हुए जिन्होंने अपनी अगर आप कहा जाए आपके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, खूब पैसा कमाए और आप बेवकूफ़ निकल गए और आप क्या किए, 2 साल के अंदर सब बेच बाच के मस्त हो गए आप, तो संपत्ति के होने के बावजूद आप बर्बाद हो गए क्योंकि आप योग्य नहीं थे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं इतिहास में, इसलिए दोनों का पक्ष है। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब जब मरा तो कहते हैं कि मुगलों का पतन चालू हो गया औरंगजेब के मरने के बाद। ऐसा नहीं था, अब कंपनियां 1608 से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में बनाती है। पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, फ्रांसीसी भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी कोई औरंगजेब को चैलेंज नहीं कर रहा था, सब अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई, औरंगजेब के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे योग्य नहीं थे, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं थी कि दिल्ली पे वो कब्जा, दिल्ली की जो पावर को मेंटेन कर सके। और जब आप, जिसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप बहुत पैसे वाले हों, आप मर गए तो आपका लड़का निकला बेवकूफ, तो अब आपका पड़ोसी भी प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहेगा, आपके रिश्तेदार भी प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहेंगे। तो अब झगड़ा किस में होगा, रिश्तेदार और पड़ोसी में होगा, जो जीतेगा उसी का प्रॉपर्टी होगा। लड़का तो बेवकूफ है। तो औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली खाली हो गई, कंपनियों की भी महत्वाकांक्षा जाग गई और इधर क्षेत्रीय शक्तियों की भी महत्वाकांक्षा जाग गई। तो युद्ध क्या होता है, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, प्लासी और बक्सर अंग्रेजों के साथ, और जो जीतेगा उसी की दिल्ली होगी। और दिल्ली किसकी हुई, अंग्रेजों की। तो यहां पे क्या था, मैं एक इसको इसलिए बताया कि अगर मगध, ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर मगध को भौगोलिक मजबूती मिल रही थी, मगध की दोनों राजधानियां सुरक्षित थी, तो मगध के राजा भी योग्य थे, दोनों चीजें बैलेंस थी। अगर प्राकृतिक, अगर मान लो आप पैसा हो और आप योग्य निकल जाओ तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी भी है और आप बुद्धिमान भी हो, तो दोनों जब बैलेंस होगा तो आपको आगे बढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। तो मगध के साथ दोनों चीजें दिखाई देती हैं। बिंबिसार को देखिए क्या किया, युद्ध, वैवाहिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन, तीनों को मेंटेन करके उत्तर से सीमा को सुरक्षित किया, पूरब में सीमा को सुरक्षित किया, अगर अंग को मिला लिया, साम्राज्य का विस्तार किया। और कूटनीति के द्वारा, उस समय का सबसे फेमस और सबसे बड़ा राज्य कौन था, अवंती था, उज्जैन के वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन के द्वारा अपने करीब कर लिया। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला ऐतिहासिक डॉक्टर कौन है, वो है जीवक, फिजिशियन कौन है, जीवक। तो अगर कभी पूछेगा जीवक किसका समकालीन है, तो ये है, किसका समकालीन है, बिंबिसार के काल में है। तो बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, गौतम बुद्ध, सबका समकालीन डॉक्टर कौन है, जीवक। ये जो है समकालीन डॉक्टर है सबका, जीवक जो करता है। तो इसके बाद याद रखिएगा कि ये जब हुआ तो बिंबिसार ने क्या किया, इस तरीके, और बिंबिसार के ही समकालीन है, बिंबिसार का ही समकालीन है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध। जिस समय गंगा घाटी में गौतम बुद्ध घूम रहे हैं उस समय मगध का राजा कौन है, बिंबिसार है। दिमाग में रखिएगा कि बिंबिसार ने, इस तरीके से बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि किताबें कहती हैं कि अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और इसके बाद मगध का शासक बनता है अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अगला शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, अब बताइए, पिता की हत्या किया है
तो जो उसका मामा पक्ष दो हैं, एक तो लिच्छवी है और दूसरा है कोसल। ये दोनों नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अगर पिता की हत्या कर दोगे तो मामा का पक्ष क्या होगा? नाराज होगा कि नहीं होगा? तो जब मामा का पक्ष नाराज होगा तो इन दोनों से संघर्ष होगा। तो अजात शत्रु को संघर्ष किससे करना पड़ा? लिच्छवियों से संघर्ष करना पड़ा और कौशल से संघर्ष करना पड़ा। अजात शत्रु को संघर्ष किससे हुआ? लिच्छवी से हुआ, लिच्छवी से और कौशल से हुआ। किससे हुआ? लिच्छवी से और कौशल से। तो बताएंगे क्यों संघर्ष हुआ? पिताजी को मार दोगे तो मामा वाले नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मामा का पक्ष, दोनों मामा हैं, लिच्छवी भी मामा है और कौशल भी मामा है। लिच्छवी राजकुमारी से चेलना से शादी हुई थी, कौशल देश की राजकुमारी महाकौशल देवी से शादी हुई थी। तो दोनों नाराज हो गए, दोनों से संघर्ष होना ही होना है। कौशल को पहले तो पराजित किए, बाद में पराजित हुए, लेकिन बाद में कौशल से इनकी एक संधि हो गई। कौशल से क्या हो गई? संधि हो गई। और राजा युद्ध में हराने के बाद कौशल से संधि हुई और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी, लिख लीजिएगा, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु से कर दी। क्या किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु से कर दी। अभी बताइए, और काशी का पूरा एरिया दे दिया। काशी पूरा किसको मिल गया? मगध को मिल गया। तो पहला वैवाहिक, देखिए इसने भी, पिता ने भी, पुत्र ने भी वैवाहिक संबंध किया और काशी को पूरा ले लिया। मगध का विस्तार काशी तक हो गया। लिच्छवियों को इसने पराजित किया। कहा जाता है, कहानी है कि गौतम बुद्ध से पूछा कि लिच्छवी पराजित कैसे होंगे, तो कहा इनमें फूट डालो। जब तक आपस में फूट नहीं डालोगे तब तक ये पराजित नहीं होंगे। और लिच्छवियों को इसने पराजित किया। और यहीं पे दो हथियारों का यूज किया जाता है, एक है रथ मसूल और दूसरा है महाशिला कंटक। दो हथियारों का प्रयोग होता है, रथ मसूल और महाशिला कंटक, इसी युद्ध में। रथ मसूल क्या है? एक प्रकार का टैंक है, आज का टैंक कह सकते हैं। और ये क्या है? मिसाइल है, पत्थर फेंका जाता था इससे। इन दो हथियारों का प्रयोग इसने किया और इन दोनों हथियारों के प्रयोग के द्वारा इनको, अब सोचिए अगर आज मिसाइल और टैंक बन रहे हैं तो वहां भी चालू हो चुका था ये चीजें। और देखिए, रथ मसूल और महाशिला कंटक नामक दो चीजों के द्वारा इसने क्या किया? इसको एक प्रकार से वो किया। अब इसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा एक बार कि पाटली ग्राम के महत्व को पहली बार किसने समझा? तो यहां लड़कों ने क्या किया? उदयन मार दिया था। क्वेश्चन यहां दो बनता है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। लेकिन पाटली ग्राम के महत्व को पहली बार समझने वाला कौन था? अजातशत्रु था। तो लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है जिस साल यूपी पीसीएस से पूछा, काफी लोगों ने गलत किया। जब बाद में यूपी आयोग ने दिया अपना आंसर शीट दिया, तब ये चीजें हुई क्लियर। तो याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आता है
पाटलीग्राम के महत्व को सबसे पहली बार समझने वाला कौन था? अजातशत्रु था। सबसे पहले समझने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही और क्या हुआ था बताइए? अजातशत्रु के समय और क्या क्या काम हुआ था? अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। और अजातशत्रु के काल में ही, याद रखिएगा, पहली बौद्ध संघ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। क्या मिला? गौतम बुद्ध को यहाँ पे महापरिनिर्वाण मिला। महापरिनिर्वाण किसको कहेंगे? गौतम बुद्ध के मरने को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। 3-4 वर्ड हैं जो बुद्धिज्म में आपको पढ़ाया जाएगा आगे। गौतम बुद्ध जब घर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलता है उसको कहते हैं निर्वाण। और जब गौतम बुद्ध को पहला उपदेश देते हैं तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब गौतम बुद्ध मरते हैं तो उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण जो है इनको कहाँ मिला? यहीं मिला, इसी के काल में, अजातशत्रु के काल में। जब महापरिनिर्वाण मिला तो ये मुद्दा आया कि बुद्धिज्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अब आगे क्या किया जाए, बुद्धिज्म कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई। इसी के काल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। जगह क्या था? राजगिरी। उसे मैं आगे बताऊंगा, बस आपको, चूंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो जो पहली बार पढ़ रहे हैं। प्लेस क्या है? राजगिरी। राजा क्या है? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्लेस क्या है? राजगिरी है। राजा कौन है? अजातशत्रु। और चेयरमैन कौन था मीटिंग का? महाकश्यप। और यहीं पे 2 किताबें लिखी गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म की 2 किताबें यहीं लिखी गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। विनय पिटक में क्या है? आचरण के नियम है। तो अजातशत्रु के काल में ही सबसे पहली बार प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु के काल में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिलता है। तो ये बुद्ध, दोनों बौद्ध जैन दोनों कहते हैं कि बौद्ध और जैन को मानते थे, मतलब शुरुआत में हो, बाद में बौद्ध धर्म को मानते थे। और इस तरीके से अजातशत्रु के काल में ये के काम हुआ। वैशाली से इसने युद्ध किया, रथमसूल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। उदयन, वत्सराज उदयन से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया इसने। कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और इस तरीके से साम्राज्य को एक बड़े लेवल पे इसने ले गए। काशी इसको डौरी के रूप में मिल गया। और आपका कह सकते हैं कि पाटलीग्राम के महत्व को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उदयन था। अरे सॉरी, अजातशत्रु था। इसके बाद बनता है उदयन। उदयन के बारे में कहते हैं कि उदयन जो है जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म को मानता था। और पाटलिपुत्र शहर का फाउंडर है ये। पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक है। जैन धर्म को मानता था और पाटलिपुत्र शहर का ये क्या है? संस्थापक है। इसके बाद हर एक वंश में 3 छोटे छोटे व्यक्ति हुए। अनिरुद्ध हुआ, मुंड हुआ, नागदशक हुआ। कोई काम नहीं रहा इनका। अनिरुद्ध,
मुंड और नागदशक हुए। अंतिम व्यक्ति था हर्यक वंश का नागदशक, कोई काम नहीं रहा। अब इसके बाद जब ये हो गए तो इसके बाद कौन बनेगा? शिशुनाग। इसके बाद कौन बना? मगध पे शासक आता है शिशुनाग। शिशुनाग के नाम पे शिशुनाग वंश भी कहते हैं, शिशुनाग। अगला हुआ शिशुनाग। और शिशुनाग क्या करेगा? अवंती और वत्स को मिला लिया। इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार किया और अवंती और वत्स को मिला लिया। अवंती और वत्स को इसने क्या किया? मिला लिया। तो मगध का और विस्तार हो गया। शिशुनाग के बाद आता है आपका कालाशोक। कालाशोक, और कालाशोक के काल में ही हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कालाशोक के काल में। और आपको याद होगा अगर तो जगह कौन सा था? वैशाली। जगह कौन सा था? वैशाली। राजा कौन है? कालाशोक। चेयरमैन कौन था इस मीटिंग का? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था बताइए? कुछ बताइए, कौन चेयरमैन है? सावक मीर या सर्वकामी? सावक मीर या इसी को कहा जाता है सर्वकामी। ये सब बाबू आपके खून में होना चाहिए। सावक मीर या सर्वकामी। और यहीं पे कहते हैं कि जब हीरो नहीं होता है तो हर आदमी अपने आप को हीरो मानता है। यहीं पे बुद्धिज्म में दो प्रकार की आइडियोलॉजी डेवलप होती है। एक चाहते हैं परिवर्तन को स्वीकार करो, जिसको कहते हैं महासांघिक। और दूसरा जो है किसी परिवर्तन को नहीं मानते, उनको कहते हैं अस्थविर। और यही 18 छोटे छोटे ग्रुप में बन जाते हैं। और यही आगे देखिएगा फोर्थ आते आते दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक को कहेंगे हीनयान, दूसरे को कहेंगे महायान। तो यहाँ पे ये अवधारणा अस्थविर और महासांघिक की धीरे धीरे आ चुकी थी, जो हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक ही हमारा होगा बुद्धिज्म, तो वहाँ हम डिटेल में बताएंगे। बस हम अब देखो तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन दिखाई देंगी। एक तरफ आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा, राजनीतिक विकास चल रहा है, और दूसरी तरफ धार्मिक विकास भी चल रहा है। मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म का भी विकास हो रहा है 600 BC में, और राज्य भी स्थापित हो रहे हैं। कैसे कैसे देखिए, कैसे धीरे धीरे राज्य स्थापित हो रहे हैं। तो इसके काल में, कालाशोक के काल में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और इसके बाद आता है नंद वंश। इसका फेमस राजा हुआ महापद्म नंद। महापद्म नंद जो फेमस राजा हुआ इनका, नंद वंश का। और इसने मगध के साम्राज्य को विस्तार किया। और इसी का अंतिम व्यक्ति है घनानंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कोई आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश की स्थापना, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश भी जैन हाथीगुम्बा के खारवेल अभिलेख से इन लोगों की जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है
खारवेल अभिलेख, ये भी लोग जैन धर्म को मानते थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्दा आ जाए अगर कि नंद वंश के बाद मतलब मगध में मगध का जो उत्कर्ष हुआ, तो क्या जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि राजाओं का योगदान था, तो था कि नहीं था? क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाए कि मगध के उत्कर्ष में मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारकों के साथ साथ क्वेश्चन आ जाए कि मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारकों के साथ साथ राजा की भूमिका पे प्रकाश डालिए। एक तो ये तरीका से पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछ दे भौगोलिक कारकों के साथ साथ राजाओं ने भी मगध के उत्कर्ष को बढ़ावा दिया। तो कैसे लिखेगा? मतलब यहां हमें दोनों को बताना है। अगर भौगोलिक कारक रहे, राजनीतिक व्यवस्थाएं, भौगोलिक कारक मतलब अगर भूगोल, राजगिरी, पाटलिपुत्र का लोकेशन, लोहे का क्षेत्र होना था, तो राजाओं की नीतियों ने भी मगध को बढ़ावा दिया। तो हम क्या करेंगे, आंसर में दोनों को बराबर बताएंगे, 50-50 दोनों को दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर सब कुछ था, अगर बिंबिसार जैसा योग्य राजा नहीं हुआ होता, ये लोग नहीं हुए होते, तो भी मगध का उत्कर्ष नहीं हो पाता। इन्होंने मगध, देखिए बिंबिसार ने किस प्रकार से अपनी नीतियों को बढ़ावा दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। अजातशत्रु देखिए 2 नए नए हथियार, महाशिला, कंटक, रत्मसूल जैसे हथियार लाते हैं। नए धर्म को कैसे, आप कालाशोक को देख लीजिए, अजातशत्रु को देख लीजिए, दोनों बहुत संगीतियाँ होती हैं, पहली और दूसरी इनके काल में। तो इस तरीके से इन लोगों ने धार्मिक विकास को भी बढ़ावा दिया, साम्राज्य विस्तार को भी बढ़ावा दिया, एक स्थिर साम्राज्य स्थापित करने की भूमिका निभाई। और इन्हीं का परिणाम था कि धीरे धीरे मगध एक बड़े राज्य के रूप में उद्भव हुआ। तो अगर भौगोलिक कारकों का योगदान था, तो इसके साथ साथ इनका भी योगदान रहा। इन दोनों को लिखिएगा और आंसर लिख के ये भेजिएगा जरूर, क्योंकि ये फ्यूचर में अगर ऑप्शनल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, वहाँ का भी ये क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा सकता है। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से भी इनके नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा अभिलेख है? तो खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख है, जिनके द्वारा इनके बारे में जानकारी मिलती है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। इसी की हत्या करके आपका क्या किया, इसके मगध का चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों अब जो हमारा मतलब हमने 3 चीजों को बताया, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। 3 चीजों को हमने बताया। सबसे पहले हमने बताया 16 महाजनपद कौन कौन है। दूसरा हमने बताया मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ। और तीसरा हमने बताया मगध का राजनीतिक इतिहास की शुरुआत, मगध के राजवंश। और जिसमें हमने क्या बताया, हर्यक वंश बताया, शिशुनाग बताया, कालाशोक, नंद वंश, और फिर चालू होगा हमारा मौर्य वंश। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, आता है। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, तो आप बताइएगा, भौगोलिक कारक बताइएगा, लोहा, दोनों राजधानियां जो थी इनकी सुरक्षित थी, दोनों इसको बताइएगा।
16 महाजनपद पूछता है, तो 16 महाजनपद के बारे में बताइएगा कि 14 कौन कौन से थे। हाँ, यहाँ मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस में 5वां और 6ठा पेपर यूपी का कल्चर है, जो मैं इसीलिए अब थोड़ा सा आ जाऊँ। जो यूपी पीसीएस दे रहे होंगे लड़के, उनके लिए भी आप जान लीजिएगा, इसमें भी कई लोग दे ही रहे हैं। तो जो 5वां 6ठा पेपर जो कल्चर है, प्राचीन भारतीय संस्कृति, भारत के उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है उस टॉपिक के लिए, यहीं जान लीजिएगा। यहाँ से क्या मिलता है, तो आपको मिलता है, सबसे पहला मिलता है आपको पांचाल। इनको आपको कायदे से पढ़ना होगा यूपी स्पेशल के लिए। जब यूपी स्पेशल को छाटिएगा इतिहास से, तो सबसे पहले आपको पांचाल को कायदे से पढ़ना होगा। यहाँ के बारे में आपको पूरा एक एक चीज़ जानना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जब, तो राजधानी पूछ सकता है, किस क्षेत्र में है, क्या है पांचाल। दूसरा आपको सूरसेन यूपी के लिए तैयार करना है। तीसरा आपको वत्स यूपी के लिए तैयार करना है। चौथा आपको काशी यूपी स्पेशल में, कोसल, चेदी और मल्ल। 1 2 3 4 5 6 7 इनको आपको तैयार करना है यूपी स्पेशल में। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आता है तो। इनके बारे में जानना होगा, इनके संघर्ष को, जैसे काशी कौशल के संघर्ष को समझना होगा आपको, क्या क्या रहा, क्या मुद्दा रहा। अब इनमें कुछ पॉइंट कॉमन है, जैसे एक पॉइंट पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय किस महाजनपद में बिताया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय कौशल महाजनपद में बिताया था। ये क्वेश्चन आता है, अयोध्या का जो क्षेत्र है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताया, कौशल वाले क्षेत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ बने, कौशल वाले क्षेत्र में बने, ये वाले एरिया में बने। आपको याद होगा कौशल का मगध से वैवाहिक संबंध रहा, कई बार संघर्ष हुए, आपको पता है, महाकोसला देवी, फिर वाजिरा से शादी हुआ। वत्स, इलाहाबाद वत्स और कौशल मगध में संघर्ष रहे, फिर वत्स और मगध के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो इन पहलू को आपको यूपी स्पेशल में 5वें और 6ठे पेपर के लिए आपको ओरिएंटेशन है, जो यहाँ से आपको मिलेगा। इतिहास में कहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ से जाननी होंगी। इस ओरिएंटेशन को आपको यहाँ से तैयार करना होगा। अगर नहीं तैयार करते हैं तो चीज़ें आप बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो ये तो पॉइंट आपको ये हो गया कि जो यहाँ से चीज़ों को आपको जानना है। दूसरा पॉइंट ये आता है, लोहे की भूमिका पे चर्चा करिए। ये सब क्वेश्चन है, लोहे की भूमिका पर चर्चा करिए। इस पे आपको चलना है, लोहे की भूमिका क्या है, लोहे की भूमिका पे आपको चर्चा करना है कि लोहे की भूमिका ने इस काल में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। कैसे बढ़ावा दिया। लोहे की भूमिका ने इस काल में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेगा कि मगध के उत्कर्ष में लोहे की भूमिका का विश्लेषण करिए, इनके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से तैयार करना पड़ेगा, जिसको आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आता है तीसरा मुद्दा, आता है कि यही वो पीरियड है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। इसी पीरियड में बौद्ध और जैन धर्म का तेजी से विकास हुआ। और आपको देखोगे गंगा घाटी में, जैसे महावीर स्वामी का रिलेशन था बिंबिसार के साथ, क्योंकि महावीर स्वामी भी जुड़े हुए थे लिच्छवी राजवंश से, और बिंबिसार की भी शादी हुई थी लिच्छवी राजवंश से। तो वैवाहिक, तो इन लोगों का राजाओं का सपोर्ट मिला, इन फैमिली सपोर्ट मिला इनको, और इन तरीके से इसी काल में गंगा घाटी में इनका भी तेजी से विकास हुआ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि दोनों का पैरेलल विकास चला, एक तरफ अगर इनका विकास हुआ तो दूसरी तरफ इनका विकास हुआ।
दोनों ने विकास किया, बौद्ध संगीतियाँ चालू हुई इसी काल में हुई, जैन धर्म बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और इस तरीके से अगर इस काल में देखें, प्रशासनिक विकास हुआ, इसी काल में कर व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित हुई, क्या हुई, कर व्यवस्था धीरे धीरे पूर्णतः स्थापित हो गई, प्रशासनिक विकास चालू हो गया। और इसी का प्रभाव हमें दिखता है मौर्य काल में। इसी का प्रभाव हमें दिखना चालू करता है मौर्य काल में। यहीं पे हमें क्या होता है कि मौर्य काल का प्रभाव दिखता है। मौर्य काल में आप देखिएगा सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित होती है, सबसे ज़्यादा नौकरशाही स्थापित होती है। तो ये चीज़ें अचानक वन डे में नहीं हुई कि एक दिन में चीज़ें हो गई। इसका एक परिणाम ये इस तरीके से चालू होता है और धीरे धीरे 600 BC से आते 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 जब 300 तक आते हैं तो एक बड़े राज्य की अवधारणा आती है जिसको कहते हैं मगध का उत्कर्ष। अब हमारे जो टॉपिक का मेन पार्ट है, अब जो हम देखेंगे, मतलब 600 BC का हमने एक पार्ट बता दिया आपको, हमने बता दिया कि कैसे राज्य का विकास हुआ। ये हमने बता दिया आपको। अब हमें दूसरा पार्ट पे चर्चा करना है कि धर्म का विकास कैसे हो, धर्म का विकास कैसे हो। अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म का विकास कैसे हुआ इस काल में, तो कैसे बताइएगा कि कैसे हुआ धर्म का विकास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक विकास तो हुआ, ये तो समझ में आ गया, लेकिन धार्मिक विकास कैसे इस काल में हुआ, इस पे कैसे चर्चा करिएगा। तो अब देखिए कल की क्लास में हमने बताया था, इसलिए देखिए पूरी क्लास इंटीग्रेटेड है, पूरी क्लास को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो हमने आपको बताया था कि वैदिक धर्म इस काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या बन रहा था, बाधक बन रहा था। जब वैदिक धर्म बाधक बन रहा था तो हमने आपको एक चीज और बताई थी कि इसी दौरान दो तीन चीजें होती हैं। याद करिए, उपनिषद क्या है, कोई बताए उपनिषद क्या था। उपनिषद एक प्रकार के क्या था, वैदिक धर्म के अंदर ही इंटरनल रिफॉर्म था। जब कर्मकांड आपके बढ़ गए थे, हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि शुरुआत में वेद के बाद क्या आए थे। ये बताने का मतलब ये है कि देखिए मेंस में चीजों को लिंक करना, एक साथ कई चीजें चल रही हैं। हमने एक एरिया का देखा, डेवलपमेंट देखा, लेकिन देखिए दोनों कैसे कॉमन है। तो हमने कल आपको बताया था कि वेद के बाद क्या आते हैं, ब्राह्मण। वेद के बाद क्या आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। और ब्राह्मण जब आए तो क्या हुआ, कर्मकांड बढ़ना चालू हो गया, तेजी से कर्मकांडों का मतलब तेजी से कर्मकांड बढ़ना चालू हो गए। जब कर्मकांड बढ़ने लगे तेजी से, तो इसका परिणाम क्या होगा, जब तेजी से कर्मकांड बढ़ेंगे तो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बढ़ेगी, तो इसका विरोध भी चालू होगा। और विरोध जब चालू होगा तो एक इंटरनली सुधार की भी बात की जाएगी। जब देखिए एक चीज होता है, जब आपका विरोध बहुत ज्यादा होने लगे, जब आपकी आलोचना बहुत ज्यादा होने लगे, तो व्यक्ति एक बार सोचता है कि यार मैं गलती क्या किया हूं, मेरी इतनी आलोचनाएं क्यों हो रही हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपना इंटरनल रिफॉर्म करने की भी कोशिश करता है, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, आंतरिक सुधार करने की कोशिश करता है। तो जब ये करना चालू करता है तो ये आंतरिक सुधार है आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद क्या है, इंटरनल रिफॉर्म है, एक प्रकार की आंतरिक सुधार दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सुधार था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो बाहरी जो विरोध चालू हुए और बाहर एक नया धर्म आता है, वो आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और इसी काल में राजनीतिक विकास के रूप में क्या आता है, 16 महाजनपद। तो राजनीतिक विकास के रूप में 16 महाजनपद आया।
धार्मिक विकास के रूप में दो विचारधारा आती है। इंटरनल रिफॉर्म क्या है, आरण्यक और उपनिषद, और बाहरी रिफॉर्म क्या है, बौद्ध और जैन धर्म का होना विकास। तो एक सेक्टर हमने ये देखा कि ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, ये दो सेक्टर तो हमने देख लिया कि आरण्यक उपनिषद में क्या बताया जाता है। ये दो विचारधारा, अगर आपसे पूछे कि 600 के बीसी के दौर में राजनीतिक और धार्मिक जो समस्याएं थी उस पर चर्चा करिए, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम थी उस पर चर्चा करिए, या पॉलिटिकल रिलीजियस जितनी विचारधाराएं थी चर्चा करिए, तो आप क्या बताओगे। एक तो इंटरनल सुधार हो रहा था वैदिक धर्म में, जिसको हम आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। बाहरी सुधार हो रहा था, इसको हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जानते हैं। और इसी दौरान आपको याद होगा तो विचारधारा में भी फिलॉसफी 6 दर्शन भी आ चुके थे। कोई बताएगा 6 दर्शन कौन कौन है, कल मैंने बताया था। देखिए तैयार करिए इसको। पहला दर्शन कौन है, सांख्य, कौन होगा, कपिल। दूसरा कौन है, योग, कौन है, पतंजलि। तीसरे कौन है, न्याय, कौन है, गौतम। चौथे कौन है, वैशेषिक, कौन है, कणाद। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चारवाक तो है। ये दर्शन थे जिसके बारे में हमने बताया था। तो इसी समय आता है चारों आश्रम की जानकारी कहाँ मिलती है, चारों आश्रम की जानकारी कहाँ मिलेगी, जावलो उपनिषद में। सबसे पहली बार चारों आश्रम कहाँ आते हैं। अच्छा, 5 गृहस्थ के कर्म कौन है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लिया जाए, हम लोग दोनों टॉपिक के जो आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, क्योंकि एक बड़ा एरिया हमारा अब समाप्त हो रहा। विभिन्न प्रकार की राज्य की प्रणालियां कहाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणाली कहां पे मिलती है। मिलती है, पहला ए शतपथ ब्राह्मण, बी एतरे ब्राह्मण, सी तैतरी ब्राह्मण, और डी इनमें से कोई नहीं। इसको बताइए कहां मिलती है। एक क्वेश्चन बताइए। शतपथ ब्राह्मण, एतरे ब्राह्मण, तैतरी ब्राह्मण, और इनमें से कोई नहीं। कल मैंने बताया था राज्य, वैराज्य, भोज्य, विराट किसमें मिलता है, एतरे ब्राह्मण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। राजा के प्रकार की उपाधियां धारण करता था, पूरब में कौन से होते थे, पश्चिम में कौन से होते थे, उत्तर में कौन से होते थे, दक्षिण में कौन से होते थे, वो कौन है, एतरे ब्राह्मण है। इसलिए जो लोग भी क्लास कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड क्लास करिएगा। जब पूरी क्लास करिएगा तो आपको समझ में आएगा, और यकीन मानिए उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आप आर.एस. शर्मा पढ़ो, चाहे आप इग्नू पढ़ो, चाहे आप ए.एल. बासम पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार आपने क्लास को सही तरीके से कर लिया तो आपको कोई दिक्कत किसी भी लेवल पे नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन था आज का, अगर देखा जाए ये भी आया हुआ यूपी पीसीएस में। 16 महाजनपद की जानकारी कहां मिलती है। पहला है दीघ निकाय, दीर्घ निकाय, खंदक सूत्र, सी अंगुत्तर निकाय, और डी भगवती सूत्र।
कहाँ मिलती है? दीर्घ निकाय में, खंडक सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में। तो यहां क्या मारेंगे? है तो दोनों सही, लेकिन एक मारना है तो किसको मारेंगे? अंगुत्तर निकाय को। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं 600 BC में कौन कौन से शहर थे? शहर थे। पहला सुक्तमती, बी पाटलिपुत्र, सी पूतना, और डी पूतना, और डी हो गया आपका माहिष्मती। ऑप्शन है आपका चारों, पहला ABCD पहला, दूसरा है आपका ABC, तीसरा है आपका ACD, और चौथा है आपका केवल C। बताइए इसमें क्या होगा? 600 BC में सुक्तमती था कि नहीं था? सुक्तमती कौन है? चेदी की राजधानी है। सुक्तमती क्या है? चेदी की राजधानी है, तो चेदी था, तो ये शहर होगा। पाटलिपुत्र क्या है? पहली राजधानी कौन है? राजगिरी, बाद में बनता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन करता है, तो शुरू में तो ये नहीं रहा होगा ना। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अभी हमने कुछ देर पहले बताया किसने किया है? उदयन ने किया है। पूतना क्या है? सबसे दक्षिण का महाजनपद, अस्मक की राजधानी है। और माहिष्मती क्या है? माहिष्मती क्या है? अवंती की राजधानी है। इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ACD। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप करिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। एक क्वेश्चन और जान लीजिए जो आए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वाजिरा लिच्छवी राजकुमारी थी। दोनों कथन सही है, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल एक दो सही है। बताइए क्या होगा इसमें? बेटा दोनों गलत है। चेलना क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी थी, और वाजिरा क्या थी? कौशल राजकुमारी थी। दोनों उल्टा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप करिएगा तो ये दिमाग में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कथन कारण में पूछते हैं, ABCD करके पूछते हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, हर फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसको